हेलो माँ, नमस्ते। कैसी हो? लेकिन माँ के आशीर्वाद में ही सारा दर्द छलक आया। क्या हुआ? मानसी चिंतित हो गई। गिर गई, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, वो तो तुमने कल शाम को बताया था। आज दोबारा गिर गई। लेकिन तुमसे कल कहा था ना कि रेस्ट करो, बिना बात ज़्यादा इधर उधर मत चलो। मानसी को गुस्से का उबाल व चिंता एक साथ हो रही थी। माँ चुप हो गई। शायद कई बात ऐसी होती हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। दोनों तरफ सन्नाटा सा पसर गया, लेकिन माँ व मानसी के विचारों की श्रृंखलाओं के सिरे अपनी अपनी जगह पर काफ़ी लंबे खींच गए थे, जिनकी शाखाएं प्रशाखाएं कई बिंदुओं पर जुड़ रही थी तो कई पर टूट रही थी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मानसी सप्रयास कोमल स्वर में बोली। हाँ, बहुत। विनोद भैया को बताया? कल का बताया था। कल इतना दर्द नहीं था। आज विनोद के ऑफिस जाने के बाद गिरी। और भाभी को? माँ फिर चुप हो गई। मानसी भी चुप हो गई। कुछ बातों के जवाब चुप्पी में ज़्यादा पारदर्शी व मुखर हो जाते हैं। चुप्पी के शब्दों की मारक क्षमता इतनी तीव्र होती है कि दिल के क्या, वजूद के भी टुकड़े हजार हो जाते हैं। अच्छा, तुम सीधी लेटी रहो, मैं कुछ करती हूँ, कहकर मानसी ने फ़ोन रख दिया। पल भर बाद उसने विनोद को ऑफिस फ़ोन किया। हेलो भैया। विनोद की हेलो काफ़ी व्यस्तता वाली थी। मानसी को अनायास संकोच ने घेर लिया। भैया, माँ गिर गई हैं। हाँ, मुझे मालूम है। कल गिर गई थी। नहीं, आज सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद फिर गिर गई। ओह नो! विनोद के स्वर में चिंता की बजाय एक खीनता थी। अब मैं तो 5 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकल पाऊंगा। भाभी का जिक्र दोनों ही नहीं कर रहे थे। वह भी एक सदस्य थी घर की, पर उनकी उपयोगिता परिवार के लिए कितनी हो, यह वे खुद तय करती थीं। मैं भी नहीं निकल पाऊंगी भैया। अमित की तबीयत ठीक नहीं है। विनोद भी इस बात को जानता था। मानसी के पति की तबीयत काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। एक्सरे करवाना पड़ेगा, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। मोबाइल ऑफ कर मानसी बैठी ही रह गई। मन गुस्से से भर रहा था। कौन कहता है माँ को कि जबरदस्ती इधर उधर चलती रहे। घर में सारी सुविधाएं हैं, काम करने वाले हैं। सरोज भाभी की तटस्थता को छोड़ दे तो किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन कमी तो है। बाबा को गए अभी 3 साल ही हुए हैं। दबंग बाबा अपना बुढ़ापा, अपनी दबंगता, आर्थिक सक्षमता व पत्नी की सहभागिता के कारण संपूर्ण बिताकर चले गए। लेकिन बाबा के राजपाट की रानी 80 साल की माँ का कष्ट वास्तव में वृद्धावस्था के प्रति मनन चिंतन करने को विवश कर देता है। पति के जाने के बाद तन मन दिल दिमाग व अपने कमरे में शून्यता का पसर जाना उन्हें कमज़ोर कर रहा है। बिस्तर पर बगल में बैठे या लेटे पति की बूढ़ी व रुग्ण काया भी उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। घर में अनेक अधिकारों के प्रति आश्वस्त करती थी। बेटे बहू उनके साथ रह रहे हैं, वे बेटे बहू के साथ नहीं। खामोशी से यह जतला देती थी। खाना तो तब भी महाराजिन बनाती थी, काम तब भी नौकर चाकर ही करते थे। लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक फैला उनका एक छत्र अधिकार उन्हें कई व्याधियों से बचाता था। पति के जाते ही घर का भूगोल बदल गया, वह साथ ही सोल भी, और उस सोल में समाहित उनका व्यक्तित्व भी। माँ, चाय पत्ती चीनी के डिब्बे कहाँ गए? बाबा के जाने के बाद उस दिन वह किचन में चाय बना रही थी। खौलते पानी में चाय पत्ती चीनी डालने के लिए आदतन डिब्बों की तरफ हाथ हवा में लहरा कर रह गए। उसने निगाह उठाकर देखा तो किचन का पूरा नक्शा ही बदल गया था। इधर रखे हैं, माँ उसे डिब्बे दिखाती हुई बोली। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा। कई परतों की सिवन हल्की सी उधड़ गई थी। अरे वाह, नए डिब्बे कितने प्यारे हैं, सरोज भाभी लाई होंगी। किचन भी नए सिरे से सजा दिया। वह माँ के चेहरे की उधड़ी परतों पर कच्ची सिलाई करने का प्रयास करती हुई बोली। चाय पत्ती और चीनी खौलते पानी में डालते दिल के अंदर भी कुछ खौल गया। आंखों में नमी उतर आई। न जाने खौलते पानी के भाप की या फिर सोच की। चलो माँ, आराम से बैठकर चाय पीते हैं, वह ट्रे उठाती हुई बोली। ऐसा नहीं है कि इस परिवर्तन से कोई गिला है उसे या माँ को, पर यह घर पहले भी तो सरोज भाभी का ही था।
कईयों बार यह बताने का प्रयत्न सबकी तरफ से किया गया, पर उन्होंने इसे कभी अपना समझा ही नहीं। ऑफिस से आकर अपनी चाय बनाई और फर्स्ट फ्लोर के अपने कमरे में बंद हो गई। कई बार माँ बाबा और सरोज भाभी की चाय एक साथ गैस के अलग अलग चूल्हों पर बनती थी। महाराजिन खाना बनाती तो घर के 3 सदस्यों का। सरोज भाभी अपना पका खाकर 7 बजे ही ऊपर अपने कमरे में समा जाती। बच्चे छुट्टी आते तब भी उनका यही रूटीन रहता। बच्चों की मर्जी कि वे उनके साथ खाएं या सबके साथ। कैसे कोई इंसान सबके बीच रहकर इतना अलग थलग रह सकता है? सरोज भाभी की बातें सुनकर उसे आश्चर्य होता। कैसे वे घर की किसी भी समस्या से इतनी अस्पृश्य रह जाती? वह अक्सर यह सवाल खुद से पूछती, लेकिन जवाब ना मिलता। सरोज भाभी की ही तरह उसका अंतर्मन भी अक्सर मौन धारण कर लेता है। उन्हें अपनी नौकरी, अपने बच्चों व अपने मायके से मतलब था, लेकिन खराब की परिभाषा के अंतर्गत उन्हें परिभाषित करना भी मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने भैया को कभी नहीं रोका। घर परिवार के लिए कुछ करने से या फिर भैया पर उनकी चली ही नहीं। यह भी उन दोनों के रिश्ते की बाहरी परत के अंदर दबा रहता था, कभी उजागर नहीं हुआ। फिर बाबा ने अपने पराये किसी रिश्तेदार को सरोज भाभी के खिलाफ कुछ उगलने नहीं दिया। मानसी भी माँ को जब तब समझाती रहती, बहू तुम्हारी है माँ, उसे खुशी मिली या गम तुम्हें सहना है। फिर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी है, जो शब्द तुम अपनी बहू के लिए बोलोगी वह सांस होने के नाते ब्रह्मा वाक्य बन जाएंगे। मैं जानती हूँ अच्छा नहीं बोला जाएगा, पर बुरा बोलकर अपना तमाशा मत बनाना कभी भी। माँ ने उसकी बात गांठ बांध ली। तेरे बाबा के जाने के बाद 13वीं तक कितनी मीठी बात करती रही सबके सामने। चाय पीते हुए उस दिन माँ के मन की किसी परत की सीवन फिर उधड़ गई थी। तुम ध्यान मत दिया करो माँ, वो तो पहले भी ऐसी थी। घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा ध्यान रखता है। मैं भी लोकल रहती हूँ, रुपए पैसे का इंतज़ाम बाबा तुम्हारे लिए काफ़ी कर गए हैं, इसीलिए एक कमी की बजाय 4 खूबियों में मन लगाया करो। मानसी ने उधरी परत की फिर मरम्मत की, पर बाबा के जाने के बाद 13वीं तक के दृश्य उसके सामने भी साकार हो उठे। सरोज भाभी की तटस्थता ने उसका दिल भी न जाने कितने बार तोड़ा था। विनोद भैया के सामने या सार्वजनिक रूप से उनका व्यवहार बदल जाता, लेकिन अकेले में किसी का तिरस्कार करने के लिए उन्हें शब्दों की भी ज़रूरत कब पड़ती थी? वह सब तो वे अपनी आंखों व तटस्थ मुख मुद्रा से ही कर देती। प्रणाम भी ऐसे लेती जैसे चाबुक मार रही हो। वह सहम सी जाती। भला इन बातों की कोई शब्दों में पिरोकर व्याख्या करेगा तो शब्द तो कहने वाले के ही होंगे ना, फिर सच्चाई का प्रमाण कहाँ से लाएंगे? बाबा के जाने के बाद सरोज भाभी का माँ पर बिखरता छलकता प्यार देखकर पूरी रिश्तेदारी प्रभावित हो गई। सभी की जुबान पर बस एक ही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी। कैसे संभाल लिया सब कुछ। वह खुद अंदर तक पिघल गई थी, साथ ही निश्चिंत हो गई थी। चलो माँ का बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन 13वीं ख़त्म होते ही मीठी मुस्कान, मीठी बातें सब ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। एक दिन वह माँ को मिलने गई थी। जब घर लौटने को हुई तो बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। टेबल पर लंच लग रहा था। भैया बोले, मानसी लंच करके जाओ, वैसे भी बाहर बारिश शुरू हो गई है। ऐसी भी बारिश नहीं हो रही है, जब तक तेज होगी तब तक यह घर पहुंच जाएगी। सरोज भाभी की शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर आए। नहीं भैया चलती हूँ, 10 मिनट का ही तो रास्ता है, कहकर वह घर से बाहर निकल गई। लेकिन आंखें छलकने को व्याकुल हो रही थी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर माँ का असक्त बुढ़ापा एकाएक आंखों के सामने तैर गया। विनोद भैया का एक बेटे का स्वाभिमान माँ को उसके पास रहने नहीं देगा, और सरोज भाभी की चालाकियों के साथ माँ कैसे जी पाएंगी, जिनकी बातों को नकारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फांस की तरह अंदर तक धंस जाती है। आर्थिक संपन्नता की कमी नहीं थी माँ को, पर बुढ़ापा अगर आर्थिक संपन्नता के साथ बीत पाता तो शानदार फ्लैट्स में बंद बुजुर्गों की लाशें नहीं मिलती, बड़े घरों में नौकर बुजुर्गों की हत्या नहीं करते, 5 स्टार वृद्धाश्रम ना खुलते। बुढ़ापे को भावनात्मक संपन्नता की ज़रूरत होती है, जो एक पल उन्हें उनकी सुरक्षा व भले के लिए डांटे तो दूसरे ही पल उन्हें गले लगाकर बच्चों की तरह पुचकार ले।
उनके अंदर विश्वास का सागर भर दें। चाय पीते हुए मानसी माँ के दिल की परतों की मरम्मत करती हुई खुद उधड़ी चली जा रही थी। सरोज भाभी की तटस्थता को छोड़ दो माँ, उनकी कठोरता पर ध्यान मत दो। हालांकि माँ के सामने यह वाक्य वह कई बार दोहराती। बाबा भी बार बार यही समझाते थे। माँ के लिए यह क्या संभव था? 2-4 तौरी और लौकी किसी को देने में ही हल्ला मचा देती हैं। वर्षों सब्जियां बांटी हैं, मेरा घर नहीं है क्या? माँ फिर उधड़ गई। उच्च शिक्षित, उच्च पदस्थ सरोज भाभी की निम्न स्तर की सोच पर मन ही मन ऐसे शर्मिंदा हो गई जैसे यह उसकी खुद की सोच हो। लेकिन माँ को और उधेड़ना उसे उचित नहीं लग रहा था, इसीलिए बात टाल दी। कोई बात नहीं माँ, तुमने जब बांटनी थी खूब बांटी, कौन नहीं जानता इस बात को। लेकिन जब बाद में घर की स्थायी तौर पर रहने वाली मेड सरिता से पूछा तो उसने बताया कि माताजी ने किचन गार्डन से थोड़ी सी तौरी और लौकी निकलवाई थी। भाभी खूब गुस्सा हुई थी। किसके लिए निकलवाई थी? अपनी छोटी बहन के लिए। सांबली मौसी आई थी मिलने, दिल खराब हो गया मानसी का। माँ इस सब की मालकिन है अभी। सरोज भाभी की सोच छोटी सही, पर इस छोटी सी बात को भैया से कहकर कलह कोई नहीं करना चाहेगा। और सरोज भाभी की यह कारगुजारियाँ, चालाकियाँ जो माँ के लिए बेहद अपमानजनक व मानसिक तौर पर पीड़ादायक होती है, कभी भैया के सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से सरोज भाभी का व्यवहार जब इस कदर बदल जाता है तो भैया से वे क्या कुछ नहीं कहती होंगी। मानसी के मानस पटल पर अनायास ही एक दृष्ट स्मृति आकर ठहर गई। एक बार विनोद भैया को अपनी नौकरी से विदेश जाने की संभावना बन रही थी तो चाचा जी बोले थे, बहुत बढ़िया मौका है विनोद, पर सरोज को तो अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं कहाँ जा पाऊंगी चाचा जी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। सरोज भाभी तुरंत बोली थी, जबकि सच तो यह था कि वह अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। वह मति भ्रम की सी स्थिति में सरोज भाभी का चेहरा देखती रह गई थी। काश कोई चांदी के वर्क में लिपटी कुनैन को देख पाता। बाबा की जिंदगी तब एक सुरक्षात्मक छत थी माँ के ऊपर, जब उड़ गई थी और सरोज भाभी का मुंह खुल गया था। शांति प्रिय भैया कभी माँ का पक्ष लेकर बीवी को समझाते तो कभी बीवी का पक्ष लेकर माँ को। सरोज भाभी को माँ के लिए एक कप चाय बनाने में भी कष्ट है। एक पैसा भी माँ पर उनका खर्च नहीं होता है, फिर भी वे माँ की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन बाबा की करोड़ों की प्रॉपर्टी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। शाम को विनोद भैया माँ का एक्सरे करवा लाए। फ्रैक्चर नहीं था, मांसपेशियों की चोट थी। जानकर विनोद भैया व उसे दोनों को चैन मिला। उसने माँ को फ़ोन करके लेटे रहकर आराम करने की सलाह दी। मैं तेरे पास आ जाऊं कुछ दिनों के लिए? माँ का करुण स्वर दिल में उतर गया। माँ ठीक तो हो जाओ पहले, ऐसी हालत में भैया तुम्हें आने नहीं देंगे। फिर अमित की तबीयत भी तो ठीक नहीं है, मैं दो को कैसे संभालूंगी? माँ अनिच्छा सी चुप हो गई। मानसी जानती थी माँ उसके पास क्यों आना चाहती है। माँ के अकेलेपन से अंतर्मन पिघल गया। माँ कुछ ठीक हो जाओ फिर आकर ले जाऊंगी पक्का, वह माँ को दिलासा देती हुई बोली। सारे दिन कमरे में अकेली लेटी रहती हूँ। विनोद सुबह शाम आकर हाल चाल ले जाता है, वह तो झांकती भी नहीं है। सरिता से भी मेरा ज़्यादा बातें करना उसे पसंद नहीं। माँ के अंतस का गुबार फिर फूटने लगा। भैया तो कुछ नहीं बोलते ना, तुम बातें कर लिया करो सरिता से। माँ के अकेलेपन के भयानक सन्नाटे को पीते हुए मानसी बोली। पता नहीं क्या क्या कहकर विनोद को भी भड़का देती है। फिर विनोद भी तो मना कर देता है कि नौकरों के साथ बातें करने के लिए। मानसी निरुत्तर हो गई। सब कुछ समझते हुए भी वह माँ को बहलाती रहती है। माँ का उसके पास ज़्यादा रहना भैया को गवारा नहीं होता, क्योंकि यह बात उनकी सामाजिक छवि खराब करती है। लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बेटी बहू के पास मन नहीं लगता, इसीलिए बेटी के पास ज़्यादा रहती हैं। माँ भी इस बात से मन ही मन आतंकित रहती है कि कहीं विनोद बुरा ना मान जाए। उसे तो लगता है कि सरोज भाभी को भी अपनी सामाजिक छवि की चिंता रहती है। उनको खुद तो माँ के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, इसीलिए वह भी चाहती हैं कि माँ अपने ही घर पर रहें। फलस्वरूप माँ बेहद अकेली हो जाती है। माँ की मनस्थिति मानसी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन चाहते हुए भी
ना कुछ बोल पाती है और ना विनोद भैया को कुछ समझा पाती है। एक डर भी रहता है कि उसके कुछ बोलने से स्थिति और ना बिगड़ जाए। कहीं माँ के अकेलेपन के बारे में बात करने पर माँ और भी अकेली ना हो जाए। एक दिन मानसी माँ को देखने चली गई। माँ अपने कमरे में आंखें मूंदे अकेली लेटी थी। वह माँ के पास बैठी तो माँ ने आंखें खोल दी। अरे तू कब आई? माँ की उदास अकेली सुनी सी आंखों में असंख्य दीप जल उठे थे। वे उठने का उपक्रम करने लगी। माँ तुम लेटी रहो। मानसी ने माँ को वापस लिटा दिया। दरवाज़ा पूरा खुला था। सरिता भी नहीं दिखी मुझे। आज भाभी घर पर हैं क्या? मैं बोली। नहीं, दोनों गांव गए हैं। सुबह 5 बजे निकल गए थे। रात तक आ जाएंगे। माँ के स्वर में अभी भी दर्द की कराहट थी। लेकिन तुम्हें इस हालत में किसके भरोसे छोड़ गए? मानसी आश्चर्य से बोली। सरिता के। लेकिन उसे समझ नहीं आया क्या कहें। वह तो बाई चांस आ गई थी, अमित को थोड़ी देर के लिए छोड़कर। लेकिन माँ अगर बाथरूम जाते समय तुम फिर गिर जाओ तो कौन है यहाँ पर देखने वाला? भैया ने मुझे फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा। मानसी को अंदर ही अंदर बेचैनी का उबाल सा आया। लेकिन गांव गए किस लिए हैं? वह आश्चर्य से बोली। इससे पहले पिताजी ने कई बार चाहा था कि उनके बेटे बहू कभी गांव जाकर वहाँ की देख रेख कर लिया करें, तब तो कभी नहीं गए। वह आश्चर्य से बोली। गांव में एक मकान व जमीन जायदाद थी अभी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आज गांव जाना इतना ज़रूरी हो गया कि सरोज भाभी भी चली गई और भैया माँ को इस हालत में छोड़कर चले गए। लेकिन मानसी खुद को गांव जाने की बात ना बताने का कारण जैसे समझ रहे थे। कहीं पुरखों की संपत्ति पर मानसी अपना अधिकार ना मांग बैठे। सरोज भाभी की सोच से उसे कोई लेना देना नहीं है, पर भैया को तो उसकी नीयत पर भरोसा होना चाहिए था। लेकिन गांव की ज़मीन जायदाद में विनोद भैया का रुचि लेना तो वह समझ सकती थी, पर घर की हर खुशी और गम से अछूत भाभी का जाना जहां उसे हैरान कर रहा था, वहीं हल्का सा सुकून भी दे रहा था। इसीलिए बोली, चलो अच्छा है, सरोज भाभी भी गई हैं, भैया के साथ तो खड़ी होकर रहेंगी। अपनी नौकरी छोड़कर गांव में कुछ काम करना चाहती है। एकाएक माँ बोलने लगी। गांव की महिलाओं के साथ मिलकर? इसीलिए सोच रही है कि गांव का घर ठीक करा ले और गांव के वरिष्ठ लोगों से, खासकर प्रधान से अपनी जान पहचान अच्छी कर ले, जिससे उसे अपने काम में मदद मिल सके। रसीले फलों के लिए वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ रसीले फल बहुतायत में होते हैं। शायद उसी को लेकर कुछ काम करना चाह रही है। विनोद से कहते सुना था कि अदरक भी खूब होती है वहाँ। किसी के साथ मिलकर काफ़ी बड़ा कुछ करने की सोच रही है। मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा क्या करने की सोच रही है? पता नहीं। दोनों कल रात मेरे पास आए थे। जो कुछ बता रहे थे मैं ज़्यादा समझ नहीं पाई। कह रहे थे बाबा के नाम से शुरू करेंगे, इसीलिए बाबा की जमा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। मानसी हतप्रभ रह गई। विनोद भैया भाभी के प्रभाव में आकर चाहे कुछ भी कर लें, पर माँ की देखभाल को लेकर उसे उनकी मनसा पर जरा भी शक नहीं रहता। पर सरोज भाभी जिस तरह से उनका अभी अभी ब्रेन वॉश कर देती हैं, पता नहीं क्या इरादा है उनका अब। कहीं माँ की जमा पूंजी बाबा के नाम पर भाभी ने माँ और भैया को बहला फुसला कर निकलवा ली तो भावनात्मक व मानसिक स्तर पर अकेलापन भोग रही माँ कहीं आर्थिक रूप से कहीं अकेली ना पड़ जाएं। भैया भले ही उनके लिए सब कुछ करेंगे, पर दबदबा भाभी का ही रहेगा। अभी जब माँ अपने दम पर रह रही है, तब भाभी उनसे बात तक नहीं करती हैं, मतलब नहीं रखती हैं। फिर जब आर्थिक रूप से भैया पर निर्भर हो जाएंगी, तब का नज़ारा क्या होगा, सोचकर ही मानसी को सिरहन सी महसूस हुई। घर और शहर की बाकी संपत्ति भले ही अभी माँ के नाम पर है, पर 80 साल की माँ इसका प्रयोग तो नहीं कर सकती है, ना ही किसी अन्याय के प्रतिकार स्वरूप अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकती है। मानसी जानती थी तब माँ कुछ और उधड़ेंगी, बार बार उधड़ेंगी और उसे लगातार मरम्मत करते रहना पड़ेगा ताकि माँ की आगे की ज़िंदगी कुछ ठीक ठाक निकल सके, क्योंकि कर तो वह कुछ भी नहीं पाएगी। माँ तुम अपना पैसा मत देना, बाबा के नाम पर काम शुरू करना चाहती है तो खुद कर लें। बाबा का जो कुछ भी है तुम्हारे बाद बचेगा
उन्हीं का ही तो होगा, फिर अभी क्यों दे रही हो? उसने माँ को समझाने की एक कमज़ोर सी कोशिश की। माँ ने एक मजबूर खामोशी सी दृष्टि उस पर डाली। वह महसूस कर गई कि उन खामोश निगाहों की मुखर भाषा को, क्योंकि मौन में कुछ प्रश्नों के जवाब बहुत पारदर्शी व स्पष्ट हो जाते हैं। अरे बेटी, जो करना चाहती है कर ले, लेकिन एक बात यह भी जान ले कि आखिरी फैसला मेरा ही होगा, क्योंकि सारी चीज़ मेरे नाम पर है। अभी भले ही मैं 80 साल की हो गई हूँ, लेकिन इतनी बावली ना हो गई हूँ कि सब कुछ बहू के नाम पर कर दूँ। हाँ, जो कुछ करना चाहती है करे, लेकिन नाम पर मेरे ही रहेगा। वैसे भी वह घर पर रहे चाहे बाहर रहे, उससे मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला है। मम्मी की बात सुनकर मन ही मन मैं आश्वस्त हो गई कि चलो कुछ तो मम्मी के अपने भी विचार हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।